तो चलिए आज का जो चैप्टर है काव्य खंड का 9वां चैप्टर, क्या क्लास 12th हिंदी जो आपका है काव्य खंड का 9वां चैप्टर, जिसका नाम है जन जन का चेहरा एक। क्या जन जन का चेहरा एक। और सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि कोई भी चैप्टर रहे आपको हमेशा हमेशा के लिए आपको बताते हैं कि यदि आपको हिंदी में बेहतर करना है तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिए कि आपका जो चैप्टर है उसके लेखक या कवि कौन है उसको कम से कम जरूर याद कीजिए। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग आज जो पढ़ेंगे क्या है जन जन का चेहरा एक, और जन जन के चेहरा एक के जो कवि हैं गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं। क्या गजानन माधव मुक्ति बोध हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इस चैप्टर के सबसे पहले हम लोग आज क्या देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और उसके बाद मतलब क्या देखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव और उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो कि 2011, क्या यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 2011 से लेकर के 2024 तक जो पूछा गया सभी को हम लोग क्या करेंगे डिटेल्स में और विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को क्या कीजिएगा शुरू से लेकर के अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि क्या है ये 2025 एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि 2021 में पूछा जा चुका है। क्या 2021 में पूछा जा चुका है यहाँ पे कि मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है, मतलब गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है। तो आपको याद होना चाहिए कि गजानन माधव मुक्ति बोध का जो जन्म स्थान है श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। क्या श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, तो इसलिए यहाँ पे श्योपुर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 100%। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न जो है 2019 में भी पूछा गया है। यहाँ पे एक भी फालतू प्रश्न का सॉल्यूशन नहीं करवाया जाएगा, जितना भी प्रश्न है 2025 एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है 2025 एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। तो दूसरा यहाँ पे प्रश्न क्या है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है। देखिए पूछ लिया गया था कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो हम लोग जानते हैं कि कौन है कवि गजानन माधव मुक्ति बोध हैं। क्या गजानन माधव मुक्ति बोध हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है जो कि 2018 में पूछा गया था। क्या 2018 में पूछा गया था कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल है, तो ऑप्शन के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन एक आता है बिहार, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी पंजाब। लेकिन ये जो यहाँ पे सब ऑप्शन दिया गया है सबके सब गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गजानन माधव मुक्ति बोध का जो जन्म हुआ था श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए मध्य प्रदेश होना चाहिए, क्या होना चाहिए मध्य प्रदेश होना चाहिए। इसलिए इसमें क्या कर लीजिएगा ऑप्शन जो रहेगा एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें मध्य प्रदेश दिया हुआ रहेगा और मध्य प्रदेश ही मारिएगा, 100% सही होगा। उसके बाद चौथा जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2022 में पूछा जा चुका है कि गजानन माधव मुक्ति बोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए हैं। तो ऑप्शन ए जो है ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद, ऑप्शन बी क्षणवाद एवं छायावाद, ऑप्शन सी प्रयोगवाद एवं प्रभाववादी, ऑप्शन डी प्रगतिवादी एवं व्यक्तिवादी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी प्रयोगवाद एवं प्रभाववादी, बिल्कुल 100% और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 2022 में पूछा गया था 5वां प्रश्न क्या है कि नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहाती हुई जिंदगी की धारा एक यह कविता यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से। ऑप्शन ए कहता है हार जीत से, ऑप्शन बी गांव का घर से, ऑप्शन सी जन जन का चेहरा एक से और ऑप्शन डी कहता है ऊषा से। तो इसका जो सही आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट किससे संबंधित है, ऊषा जन जन का जो चैप्टर है उससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है छठा जो कि 2023 में पूछा गया था। क्या 2023 में पूछा गया है कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। तो मुक्ति बोध का पूरा नाम हम लोग जानते हैं कि गजानन माधव मुक्ति बोध, इसलिए क्या है ऑप्शन नंबर सी इसका क्या कर दीजिएगा सही आंसर कर दीजिएगा कि गजानन माधव मुक्ति बोध का पूरा नाम है। आप लोग क्या कीजिएगा वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए, और इसमें जितना भी प्रश्न पूछा जाता है बताया जाता है सभी VVI प्रश्न है। क्या सभी VVI प्रश्न है 2025 के एग्जाम के दृष्टिकोण से।
तो चलिए अगला जो 7वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 2023 में ही पूछा गया था कि 2023 में ही पूछा गया था कि साम्यवादी किससे लड़ रहा है, पूंजीवादी से या समाजवादी से या सत्तावादी से या आतंकवादी से। तो इसका जो सही आंसर होगा कि साम्यवादी जो लड़ रहा है पूंजीवादी से लड़ रहा है। किससे लड़ रहा है? पूंजीवादी से लड़ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 2023 में ही पूछा गया था, मतलब क्या है कि इस चैप्टर से 2023 में तो 3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। तो क्या प्रश्न कहता है, क्वेश्चन कर रहा है कि दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका जो सही आंसर होगा कि जन जन का चेहरा एक। क्या जन जन का चेहरा एक? ऑप्शन नंबर ए, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा कि काम यानी एक पुनर्विचार शीर्षक रचना किसकी है? तो काम यानी एक पुनर्विचार शीर्षक रचना आप लोग तो जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि जन जन का चेहरा एक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके लेखक जो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गजानन माधव मुक्तिबोध 100% सही आंसर। तो चलिए इस चैप्टर के जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था जो कि 2011 है, क्या है कि 2011 से लेकर के 2024 तक जो पूछा गया था सभी का विस्तार पूर्वक सोल्यूशन किए हैं। और 2025 में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा मेरा 100% ऐसा मानना है कि इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद अगला जो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें कि सबसे पहला यहाँ पे आता है माय डियर स्टूडेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। और लघु उत्तरीय का प्रश्न कहने का मतलब 2 अंक वाला प्रश्न, टोटल आपको 5 अंक प्रश्न का आंसर देना है। अब 5 गुने 2 कीजिएगा तो टोटल 10 अंक का होता है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है, क्या दिया गया है? तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि मुक्तिबोध किस, यहाँ पे क्या कीजिए, मुक्तिबोध किस परीक्षा में असफल हुए थे? 2015 में पूछा गया था। क्या 2015 में पूछा गया था कि मुक्तिबोध किस परीक्षा में असफल हुए थे? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पे होगा इसका कि हिंदी के प्रगतिशील कवि, क्या प्रगतिशील कवि गजानन माधव मुक्तिबोध 1937 ईस्वी में इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए की परीक्षा में असफल हुए थे। क्या कहते हैं कि बीए के परीक्षा में असफल हुए थे 1937 ईस्वी में इंदौर के होलकर कॉलेज से। और एक चीज़ यहाँ आप लोग और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी के प्रगतिशील कवि के नाम किससे किसे जाना जाता है, या हिंदी के प्रगतिशील कवि किसे कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 2015 में ही पूछा गया था कि कहाँ कहाँ की धूप एक जैसी होती है, वो आपका जो चैप्टर है उसके अनुसार बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उत्तर देंगे और उत्तर दे करके यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि हिंदी के प्रगतिशील कवि गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार एशिया, यूरोप एवं अमेरिका की गलियों की धूप एक जैसी होती है। क्या होती है? एशिया, यूरोप एवं अमेरिका की गलियों की धूप जो होती है एक जैसी होती है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो प्रश्न दिया गया है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉपुलर प्रश्न है 2025 के एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो कि 2012 और 2013 दोनों में पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या कहता है कि जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है? मतलब जन जन का चेहरा एक से जो है कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर देना है बिल्कुल सटीक और आसान आंसर देना है, ताकि क्या है याद करने में इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला क्या करना है, यहाँ पे उत्तर लिख करके इस लाइन को छोड़ देना है, अगला लाइन से आंसर लिखना प्रारंभ करना है। तो क्या लिखना है कि जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य दुनिया के अनेक देशों में रहने वाले पीड़ित तथा अपने मेहनत और कर्म से न्याय, शांति, बंधुत्व चाहने वाले लोगों से है। क्या है कि न्याय शांति चाहने वाले बंधुत्व लोगों से है। उसके बाद फिर अगला क्या है, यहाँ पे इसमें लिखना है कि कवि इस जनता में एकता और समानता को दिखाया है। बस इसमें आपको क्या करना है, इतना लिखना है और 2 में से 2 अंक ज़रूर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चौथा जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है, क्योंकि 2023 में पूछा गया था। क्या है कि कवि मुक्तिबोध ने सितारे को भयानक क्यों कहा है? मतलब कवि मुक्तिबोध ने कविता जो है आपका उसमें सितारे को भयानक क्यों कहे हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? छोटा आंसर है 2 अंक वाला कि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध ने सितारे को भयानक इसीलिए कहा क्योंकि वह अपनी चमक तथा दमक से जनता की शोषण करने वाले को हानि पहुंचाता है। इन सितारों में एकता, ज्वाला, ताकत है। क्या इन सितारों में एकता, ज्वाला और
ताकत है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे दिया गया है पाँचवा प्रश्न, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट प्रश्न यहाँ पे है। क्या है पाँचवा प्रश्न यहाँ पे? बिल्कुल आसान और सटीक प्रश्न है और 2020 और 2021 दोनों में पूछा जा चुका है। क्या है कि प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है? मतलब प्यार का इशारा से और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे इसका आंसर देना है। तो आंसर इसका क्या है कि प्यार का इशारा का तात्पर्य संघर्ष कर रहे लोगों से है। क्या है? प्यार का जो इशारा है उसका तात्पर्य संघर्ष कर रहे लोगों से है। इन लोगों को प्यार तथा अपनत्व की ज़रूरत है। क्या है कि इन लोगों को प्यार तथा अपनत्व की ज़रूरत है। क्रोध का दुधारा का तात्पर्य भी इन्हीं लोगों से है, क्योंकि ये अपना हक पाने के लिए तलवार की धार से भी डरने वाले नहीं हैं। तो चलिए, जितने भी यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न था सभी का अध्ययन किए। उसके बाद यहाँ पे जो आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि क्या है 5 अंक वाला प्रश्न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है? तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है 2018 में बिहार बोर्ड के द्वारा कि जन जन का चेहरा एक कविता का केंद्रीय विषय क्या है? मतलब कि जन जन का चेहरा एक जो कविता है जो कि गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है, उसका केंद्रीय विषय क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना, आंसर दे करके लिखना स्टार्ट करना है कि गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा रचित इस कविता में उन लोगों के संघर्ष का वर्णन है जो क्या है पीढ़ी है, मतलब पीड़ित है। याद क्या कर लीजिएगा, पीड़ित है, जो दबाए जा रहे हैं, जो सताए जा रहे हैं, जो अपने अधिकारों से वंचित है। क्या? जो अपने अधिकारों से वंचित है। उसके बाद इनका शोषण लगातार होते जा रहा है। शोषण करने वाले भी किसी विशेष जगह पर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। इस प्रकार संघर्ष करने वाले भी पूरी दुनिया में फैले हैं। अब ये जनता जाग चुकी है, इनमें एकता नज़र आ रही है। क्या है कि अब ये जनता जाग चुकी है और इनमें एकता नज़र आ रही है। उनके उत्साह तथा संकल्प को देखकर ऐसा लगता है कि वह अपना हक प्राप्त करके ही रहेंगे। क्या? वह अपना हक प्राप्त करके ही रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न दिया गया है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा कि ये जो यहाँ पे तमाम प्रश्न जो बताया गया है, तो आप हिंदी के सभी प्रश्न को तैयार नहीं कर सकते, इसीलिए आप क्या कीजिए कि जितने भी PYQ क्वेश्चन पूछा गया है उसको सिर्फ तैयार कीजिए और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर लीजिए और इसका आप नोट्स बनाते चलिए। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न दूसरा जो है कि नदियों की वेदना का क्या कारण है, स्पष्ट करना है। क्या करना है कि नदियों की जो वेदना है उसका क्या कारण है, उसी को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा कि नदियों की वेदना का कारण है उनके आसपास बसने वाले लोगों की पीड़ा और शोक संताप। क्या है कि नदियों की वेदना क्या है, तो उसके आसपास बहने वाले लोगों की पीड़ा और शोक संताप है। ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा लिखना है कि हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार नदियों को माँ कहा गया है और जब लोग कष्ट में होंगे तो माँ अर्थात कि नदियाँ भी दुखित हो जाएगी। क्या? जब लोग कष्ट में होंगे तो अर्थात माँ और यानी कि नदियाँ भी दुखित हो जाएगी। और उसके बाद क्या लिखना है, अतः कवि को ऐसा लगता है कि नदियाँ भी वेदनाग्रस्त है। क्या? अतः कवि को ऐसा लगता है कि नदियाँ जो है वो भी क्या है, वेदनाग्रस्त है। तो चलिए, हम लोग क्या किए हैं कि चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न था सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन किए, चाहे वह ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो या सब्जेक्टिव प्रश्न हो या 2 अंक वाला प्रश्न हो या 5 अंक वाला प्रश्न हो। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का जो क्लास है आपको कैसा लगा। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगला चैप्टर जो है उसके साथ।